सभी आदिवासी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज स्वराजी। सीरीज थी और सीरीज में हमने बात की थी कि भाई हम विस्तार से बात करेंगे आदिवासी समाज से जुड़ी हुई मान्यताओं, उनकी भाषा, उनकी परेशानियां, उनकी डिमांड और भारत को जानने की कोशिश करेंगे और भारत का मतलब है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसा करें तो करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि भाई इसको क्रमबद्ध कैसे किया जाए। तो फिर सोचा गया कि सबसे पहले क्यों ना आदिवासियों के मुद्दे ही उठा लिए जाएं। तो भारत, क्योंकि भारत कहते हैं एक विविधता से भरा हुआ देश है और राष्ट्र और देश की भी बात करेंगे। आज राष्ट्र और देश क्या होता है वो भी हम समझाने की कोशिश करेंगे आपको। आज मुख्य जो बात है वो भाषा के इर्द गिर्द रहेगी। भाषा से जुड़ी हुई आदिवासियों की डिमांड क्या है, कहाँ कहाँ से आदिवासी लोग लगातार अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं और भारत के किस कोने का आदिवासी कौन सी भाषा के लिए लड़ रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस भाषा की लड़ाई है क्या आखिर, और लड़ाई भाषा की समझ क्या है आखिर, और क्या भारत भाषा के जरिए समझा जा सकता है। भारत की जो पृष्ठभूमि है, भारत की जो विविधता है वो भाषा के जरिए समझी जा सकती है क्या? बहुत सारे राज्य आ गए और उनसे मिलकर भारत बन गया, या भारत भारत था, उसने ये आज़ादी दी कि अपनी अपनी भाषाएं डेवलप कर लो। बहुत सारे प्रश्न आपके भी दिमाग में होंगे, मेरे भी दिमाग में है। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आज कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के साथ न्याय करूँ। देखिए, मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर तो नहीं है, तो थोड़ा बहुत बीच में फैक्ट देखने के लिए मोबाइल में देखूंगा, तो आप उसे चला लीजिए। लेकिन मोटी बात यह है कि जो मेरा भाव है, जो कहने की मेरी मंशा है, जो कहने की मेरी इंटेंशन है, वो क्लियर होनी चाहिए। और मेरी जो इंटेंशन है, मुझे लगता है मेरी इंटेंशन अगर भारत से मिलती है तो आपको भी आज वीडियो में लिखना है यस यू आर राइट। आप अगर मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, जिस तरह की वीडियो आज मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मेरे विचार से आप भी सहमत हो जाएंगे और कहीं ना कहीं मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सही हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पूरी देखी आपने और कुछ समझ में आया भारत के बारे में, भारत की विविधता के बारे में, भारत की डाइवर्सिटी के बारे में, और ये डाइवर्सिटी अलग अलग लोगों की वजह से बनी है, अलग अलग राज्य मिल गए तो भारत बन गया। जैसे अमेरिका के अलग अलग राज्य आए, 50 के करीब राज्य आए और अमेरिका बन गया, कमिंग टुगेदर वाला। या भारत होल्डिंग टुगेदर वाला है कि भाई एक ही थे लेकिन अनेक अलग अलग तरीकों से जीने का हमें अवसर मिल गया। अलग अलग हमने भाषाएं बना ली, अलग अलग देवी देवता बना लिए, पूजा पद्धति बना ली। हम थे एक ही, हमारी सोच एक ही थी और वो झलकती है हमारे कल्चर में। एक ही तरह से भारतीय सोचता है, उसकी भाषा कोई हो, उसका धर्म कोई हो, उसकी जाति कोई हो, लेकिन उसकी सोच कहीं ना कहीं एक ही होती है। और वो सोच है कि को एग्जिस्टेंस की सोच, सहजीविता की सोच, मध्य मार्ग की सोच, वो सोच कि जी और जीनो दे की सोच। तो वो कैसे उस सोच को हम परिलक्षित करते हैं, तभी भारत के अंदर वो सोच की बात करूं तो मैं को एग्जिस्टेंस की बात करूं, तभी भारत के अंदर इस्लाम के 72 फिरके मिल जाते हैं, भारत के अंदर सैकड़ों बोलियां मिल जाती है, भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं मिल जाती हैं, और भारत के अंदर अलग अलग धर्म के, अलग अलग मान्यताओं के लोग मिल जाते हैं। और एक ही गाँव में, मेरे एक मित्र ने कहा कि एक ही गाँव में 4 तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं और वो सब मिलकर रहते हैं। तो यही भारत की सोच है कि विविधता, और ये विविधता इसलिए नहीं कि अलग अलग टुकड़े जोड़ के भारत बनाया गया है। ये विविधता इसलिए है कि हम सबको बचपन से लेके और हमारी जो भी जीवन है, पूरे जीवन में हमें ये आज़ादी दी जाती है कि हम अपनी तरह से जी सकें। हमारे ऊपर कोई संकीर्ण विचारधारा नहीं है, हमारे ऊपर एक किताब का शासन नहीं है, हमारे ऊपर एक चीज़ का शासन नहीं है। हमारा संविधान भी हमें नैतिक आज़ादी देता है, धार्मिक आज़ादी देता है, हमारी सांस्कृतिक आज़ादी देता है कि हम जैसे चाहे वैसे जिएं। इसीलिए आपको इतनी विविधता मिलती है और ये विविधता हमारी पूंजी है, ये विविधता हमारी शक्ति है। और शायद दुनिया में के किसी भी कोने में इतनी विविधता के साथ को एग्जिस्टेंस करने वाला देश नहीं मिलेगा। और इतनी विविधता के बाद भी बहुत सारी शक्तियाँ आई भारत में, उन्होंने कोशिश की कि भारत को तोड़ पाएँ, लेकिन भारत को नहीं तोड़ पाए। बहुत सारी सभ्यताएं बनी और उनका विनाश हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता ऐसी है जिसने पहले ही सोच लिया था कि हम इतना विविधता रहेंगे कि हमें एक तरीके से एक लठ से हाँकना ना कभी मुमकिन होगा ना होगा। हम आपस में प्रेम से जुड़ेंगे, हम आपस में
इस विचार से जुड़ेंगे कि तू भी जिएगा मैं भी जीऊंगा। हम इस विचार से नहीं जुड़ेंगे कि एक ही जिएगा और उसकी तरह जिएंगे। तो चलिए इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। आज जो भाषा की बात है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी बात आपको आज बताऊंगा कि राजभाषा क्या होता है, शेड्यूल भाषा क्या होता है, ऑफिशियल भाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। ये चार तरह की भाषाएं मैं बताऊंगा। भाषा का आंदोलन क्या है, कहाँ कहाँ है, ये मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ मैंने राष्ट्र और देश का अंतर तो स्टार्टिंग में ही बता दूंगा मैं आपको, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जगह जगह पूरे देश में आदिवासियों की बात उठ रही है और लोग लगातार अपनी बात रख रहे हैं, और उनको उनका हक और अधिकार क्यों मिलना चाहिए, क्यों मैं इनके समर्थन में हूं, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि राष्ट्र और देश में क्या फर्क होता है, नेशन और कंट्री में क्या फर्क होता है। राष्ट्र को अंग्रेजी में कहते हैं नेशन और देश को अंग्रेजी में कहते हैं कंट्री। तो कंट्री होती है पॉलिटिकल एंटिटी, यानी कि एक सरकार का पूरी जगह पे शासन हो, उस पूरे जियोग्राफिकल एरिया पे शासन हो, तो उसे कंट्री कहा जाएगा। और अगर सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, भाषाई रूप से विविधता होते हुए भी एक तरह की सोच का अगर कोई जगह है, एक भूभाग है जहाँ पर एक तरह का विचार है, वो विचार मैंने पहले ही बता दिया, को एग्जिस्टेंस का, मध्य मार्ग का, कि जियो और जीने दो, सब मिलकर रहें, ये विचार जहाँ तक जाएगा वो राष्ट्र कहलाएगा। और ये विचार केरला से शुरू होता है, हिंद महासागर से शुरू होता है और ऊपर हिमालय तक जाता है, और हिमालय से लेके हिंदू कुश तक जाता था, लेकिन बीच में आक्रमण हुए तो बहुत सारा काट दिया भारत में। लेकिन अभी भी कोई एग्जिस्टेंस की बात होती है तो वो भारत में ही होती है कि सबको साथ मिलकर अपनी अपनी तरीके से जीने का अधिकार है। अब इसमें कैटेगरी है, भाषा की बात कर लें हम तो भारत में तीन चार तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। आपने बहुत सुना होगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, राष्ट्रभाषा बनाओ, तो ये आंदोलन सुना होगा। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है, पूरे देश में एक भाषा हो जिसमें सारा कामकाज हो और उसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो हिंदी के लिए आंदोलन चला, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ये देश विविधता से भरा हुआ है, तो हिंदी भी सब जगह तो नहीं बोली जाती, तो राष्ट्रभाषा कैसे बन सकती है भाई? और भाषाएं भी तो हैं, हिंदी बड़ी बहन तो हो सकती है लेकिन छोटी बहनें भी तो हैं। हिंदी होगी ये भी तो ठीक नहीं है, तमिल भी होगी, तेलुगु भी होगी, मलयालम भी होगी, कन्नड़ भी होगी, असमिया भी होगी, संथाली भी होगी, मैथिली भी होगी, हिंदी भी होगी। हिंदी थोड़ी बड़ी बहन है तो ज़्यादा जगह पे होगी। तो राष्ट्रभाषा जैसा हमने कभी, क्योंकि हम डोमिनेंस की बात ही नहीं करते, हमने कभी इस राष्ट्र को डोमिनेंस की नज़र से नहीं देखा कि डोमिनेट करता है वो उसी की सब चलेगी। अगर हिंदी डोमिनेट करती है, ज़्यादा जगह पर बोली जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी बड़ी बहन तो हो सकती है लेकिन पूरे राष्ट्र की भाषा हो सकती है, ऐसा हम नहीं मानते। हमारी सोच में नहीं है कि बड़ा हो गया तो सबको दबाएगा। हमारी बात यह है कि बड़ा हो गया तो सबको प्रिजर्व करेगा, सबको बचाएगा और सबको रखेगा। तो हिंदी भाषियों की ये जिम्मेवारी है कि हम, हिंदी बोलने वालों की ये जिम्मेवारी है कि हम सारे अपने भाइयों को, सारी भाषाओं को बचाएं, क्योंकि वो हमारी ही तो भाषाएं हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा हो सकती है लेकिन और जो मातृभाषाएं हैं वो भी हमारी कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, तो उन सबको हमें बचाना है, हिंदी को साथ रखना है और सब भाषा सीखें। हिंदी वाला असमिया सीखे, असमिया वाला हिंदी सीखे, ये तो ठीक है कि एक आदमी 3-4 भाषाएं सीखे तो और अच्छी बात है, लेकिन एक ही भाषा चलेगी ये हम इस सिद्धांत पे नहीं मानते, ना हमने माना है कभी, ना तो हम एकात्मवाद के सिद्धांत को हम कहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते कि ईश्वर एक है और ईश्वर अनेक रूपों में भी है, ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार भी है। तो हम कभी भी एक कहते हैं ना, एक ढर्रे पर चलने वाले लोग नहीं, हम सब दिशाओं में देखकर सोचकर करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि राष्ट्रभाषा इस देश की हो नहीं सकती कोई, इस देश की राष्ट्रभाषा कलेक्टिव रूप से ही होगी, सब भाषाओं को मिलके राष्ट्रभाषा होगी। फिर भी क्योंकि हम पॉलिटिकल एंटिटी हैं, राष्ट्रभाषा समझ में आ गई आपको, हम पॉलिटिकल एंटिटी हैं तो हमें एक भाषा तो चाहिए। तो देखो सरकार ने कितना अच्छा तोड़ निकाला, हिंदी को इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है,
भारत सरकार का, जो केंद्र में बैठी सरकार है, उसका सारा काम किस में होगा? हिंदी में होगा। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है इस देश की। राष्ट्रभाषा ना सही, लेकिन राजकीय भाषा है। राष्ट्रभाषा और राजकीय भाषा में, राजकीय भाषा यानी राजकाज के काम करने की भाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी से भी काम नहीं चलेगा। आपको पता ही है कि अगर राजकाज की भाषा सिर्फ हिंदी कर देंगे केंद्र सरकार के लिए तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी। तो सबसे पहले होती है राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा तो कोई है नहीं। उसके बाद होती है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और उसकी सहायक है अंग्रेजी। लेकिन इसके बाद जो लैंग्वेज आती हैं जिन्हें हम राजभाषा कहते हैं, जिसमें हिंदी भी है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है और हिंदी शेड्यूल्ड लैंग्वेज भी है। शेड्यूल यानी कि राजभाषा, राजभाषा भी है। 22 राजभाषाएं हमारी। वो राजभाषाएं हमने क्यों रखी? इसलिए रखी कि हर राज्य की भाषा अलग है। ऐसा है एक राज्य में कई भाषाएं भी बोली जाती हैं, तो क्षेत्र भाषाओं को भी तो सहेज के रखना है। ये सब तो हमारी पूंजी है, सिर्फ हिंदी हमारी पूंजी थोड़ी नहीं है। और कई राज्यों में दूसरी भाषाओं में भी काम करने की आज़ादी देनी पड़ेगी। इसलिए भारत के अंदर 22 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 22 भाषाएं। थोड़ा क्योंकि मैं सब भाषाएं याद नहीं कर सकता और क्रमवार तरीके से बोल नहीं सकता, इसलिए मैं पढ़ूंगा कौन कौन सी भाषाएं हैं जो भारत की राजभाषाएं, जिसमें हिंदी भी शामिल है। हिंदी के पास एक ही फायदा है कि हिंदी राजभाषा भी है और हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, यानी कि प्रशासनिक की भाषा भी है। तो हिंदी कहने में बड़ी बहन दिखती है, तो इतना बहुत है, राष्ट्रभाषा बनाने की जरूरत नहीं है। हिंदी एक बड़ी बहन है तो दिख रही है, सबसे ज्यादा है तो दिख रही है, लेकिन उसको राष्ट्रभाषा के नाम पर हम अगर जबरदस्ती करेंगे तो वो ठीक नहीं है। हाँ, और सारी भाषाएं हैं, तो हिंदी 22 भाषाओं में जो संविधान में है, जो शेड्यूल्ड हैं, उनमें कौन कौन सी भाषाएं मैं पढ़ देता हूं एक बार, जिससे आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा। असमिया, बंगाली, बांग्ला भी बोलते हैं, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली और सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इतनी भाषाएं राज्य भाषाएं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपको मोटी मोटी भाषाओं के प्रकार समझ में आ गए। और इसके बाद होती हैं बोलियां। बोलियां मतलब हिंदी में कई सारी बोलियां मिलेंगी कि घाट घाट पे पानी बदले कोस कोस पे बोली, ये कहावत सुनी होगी। एक गांव में 4 तरह की बोलियां हैं, हिंदी है लेकिन 4 तरह से बोली जाती है, पंजाबी है लेकिन अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो बोलियां तो बहुत हैं। भाषा और बोली में फर्क इतना ही है कि भाषा का अपना एक इतिहास होता है, भाषा की अपनी एक लिपि होती है, भाषा के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी रहती हैं, और बोलियां के साथ वो सब नहीं होता। बोलियां ये है कि एक गांव में इतनी आज़ादी है कि भाषा को भी हम अपनी तरह से बदल लेते हैं और अपनी तरह से बोलियों में बदल लेते हैं। तो ये मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अब जो मेन बात है, जो असली जो संघर्ष है, हम उस पर आते हैं। और ये संघर्ष क्या है? ये संघर्ष है भाषा का संघर्ष। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो ये 22 भाषाएं रजिस्टर्ड हैं, 22 भाषाएं नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर 22 भाषाएं ही ऐसी हैं जो बोली जाती हैं। ऐसी और भाषाएं रह गई हैं जिनको सरकार भी मानती है, राज्य सरकारें तो मानती हैं, केंद्र सरकार भी मानती है कि बहुत सारी और भाषाओं को सम्मिलित करने की जगह है भारत के अंदर, क्योंकि भारत तो विविधता से भरा हुआ है। अभी हम पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से सभी भाषाओं को सम्मिलित नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर भाषा को सम्मिलित करते तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमें बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। लेकिन हमें हमारी सब भाषाओं को सम्मिलित करना चाहिए, ये मेरा मानना है। जितनी भी भाषाएं भारत के अंदर हैं और जो भाषा के दर्जे में आती हैं, यानी उनकी वो क्राइटेरिया एक उसका नियम कायदे हैं, अगर वो नियम कायदे पूरे करते हैं तो उन सब भाषाओं को बहुत जल्दी से जल्दी, और मैं तो कहता हूँ आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, अब और इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए। भारत में अगर सही से प्रतिनिधित्व देना है, सबको सबका हक और सम्मान देना है, तो जितनी भी भाषाएं हैं उसको भारत के संविधान में शामिल करना ही पड़ेगा, 8वीं अनुसूची में शामिल करना ही पड़ेगा। तभी भारत को हम पूर्ण रूप से भारत कह पाएंगे और इस संविधान को पूरे देश में लागू कर पाएंगे। क्योंकि अगर उनकी भाषा ही नहीं हम शामिल करेंगे तो उनको कैसे हम, भाषा तो व्यक्ति की पहचान होती है,
उसकी पहचान का ही संकट हो गया। हम संवैधानिक रूप से क्यों नहीं उस पहचान को मान्यता दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए सरकारों को थोड़ा पैसा लगेगा, लगना चाहिए, लग जाए, एक बार कर दो इस काम को। जो जो भाषाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं पूरे देश में, आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, खासकर आदिवासी समाज की बात कर रहा हूँ, और भी लोगों की भाषाएं होंगी, लेकिन मैं आज आदिवासी समाज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आदिवासी समाज यहाँ का सबसे पहला समाज है, मूल निवासी हैं, और हम सब उनसे जुड़े हुए हैं। हम सब किसी समय में आदिवासी थे, अब बदल गए, वो नहीं बदले, उन्होंने अपनी विरासत को संभाल के रखा है। हम बदल गए, तो हम बदल गए, हम विकसित या अविकसित ये तो हम बाद में कहेंगे, क्योंकि हम अगर विनाश कर रहे हैं तो काय बात का विकसित हो गए, हम किस बात के हम विकसित हो गए। अगर विकास हमारा आध्यात्मिक हो, हमारी चेतना में विकास हो, प्रकृति को हम प्रेम करें, तो हम तब विकसित कहलाएंगे, ना कि हम सिर्फ भौतिक संसाधनों को जुटाने में, पैसा कमाने में या प्रकृति का विनाश करने में हम अगर बात कर रहे हैं, तो हम विकसित कहाँ हुए, फिर तो हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इन भाषाओं के आंदोलन के पीछे मुख्य कारण क्या है। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 350A के तहत मातृभाषा में शिक्षा तथा प्रभावी जब भाषा को सरकारी मान्यता प्राप्त हो तो शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा। अब क्या है, आदिवासी का बच्चा है, वो अपनी भाषा में बात कर रहा है, अब उसे दूसरी भाषा में अगर पढ़ना होगा, उसकी जो अभी नई शिक्षा नीति आई है उसमें 3 भाषाएं की गई हैं, अगर उसे दूसरी भाषा में पढ़ना होगा तो वो नहीं पढ़ पाएगा भाई, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है दूसरी भाषा सीखने के लिए। अपनी भाषा में ही सहज विकास हो सकता है। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो उसकी बच्चे की मातृभाषा में ही होनी चाहिए, ना कि बच्चे को जबरदस्ती अंग्रेजी पढ़ाओ, बच्चे को जबरदस्ती हिंदी पढ़ाओ, बच्चे को जबरदस्ती कुछ और भाषा पढ़ाओ। उसकी जो मातृभाषा है उसी में इतना हमारा लचर होना चाहिए सिस्टम, इतना हमारा लचीला होना चाहिए सिस्टम कि वो एडजस्ट करे उस भाषा को और उस भाषा में ही उसकी शिक्षा दे, जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके और उसकी चेतना खुल सके, उसका थिंकिंग खुल सके और उसके विचार आ सकें। तो इसलिए सबसे पहले तो ये शिक्षा का अधिकार, रोजगार भी उसकी भाषा में मिलना चाहिए भाई। तीसरी बात है अस्तित्व की रक्षा। अस्तित्व यानी उसकी जो पहचान है वो भाषा से ही होती है, बहुत बड़ी पहचान होती है भाषा से। तो भाषा ही पहचान, अगर उसकी भाषा को मान्यता मिलेगी तो भाषा की पहचान भी हम सहेज के रख पाएंगे। और सांस्कृतिक गौरव, भाषा गौरव का प्रतीक है। हम कहते हैं ना कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना है, क्यों कहते हैं, क्योंकि गौरव की बात है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति की जो मातृभाषा है उसे, उसकी भाषा अगर उसकी पहचान मिलेगी तो ये उसके लिए गौरव की बात होगी। तो कहने का मतलब है ये बहुत सारे कारण हैं जिससे सरकार को संविधान में नई भाषाओं को, नई भाषाएं मतलब ये नई नहीं है, ये तो पुरानी है, सदियों से हैं, बस इनको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, इनको मान्यता देने की ज़रूरत है। तो ये भाषाएं अब भारत की अधिकारों की संघर्ष हो रही है। और ये संघर्ष क्यों, ये तो सहजता से मिलना चाहिए भाई, इसके लिए लड़ाई क्यों। अगर भाषा के लिए भी लड़ाई करनी पड़ रही है तो फिर इस देश के अंदर फिर मिलेगा क्या आपको। अगर आप अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं या अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर आखिर होगा क्या। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हर बोली को आप मान्यता दे दो। यहाँ पर बहुत सारी बोलियाँ आते हैं, प्रोटेस्ट करने आते हैं, उन बोली है एक ही भाषा, आप 4-4 तरीके से मान्यता, साइंटिफिक रिसर्च करो भाई, देखो। और अगर सरकार मान रही है कि ये भाषा है, रिकॉग्नाइज कर रही है उस भाषा को, तो उसे दर्जा देने में क्या परेशानी है। थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, बढ़ जाने दो, थोड़ी यूनिवर्सिटी बनानी पड़ेगी, स्कूल बनाने पड़ेंगे, बनाओ, लेकिन उनको मान्यता दो। अब जो देखिए, मैं सबसे पहले पूर्वोत्तर में ज़्यादा देखा जाता है, मेरा सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर के ही लोग देखते हैं। 7 सिस्टर्स हैं प्लस सिक्किम है यहाँ से, तो यहीं से शुरू कर देता हूँ मैं। पूर्वोत्तर में जो आंदोलन है भाषाओं का, उसमें भाषाई दृष्टि से बहुत समृद्ध है और बहुत आदिवासी वहाँ पर रहते हैं। पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा भारत के आदिवासी रहते हैं, इसीलिए उनके लिए 371 बनाया गया। तो उसमें एक है खासी भाषा, खासी और गारो, मेघालय की ये 2 प्रमुख भाषाएं। खासी भाषा की अपनी कोई प्राचीन लिपि नहीं थी, इसे 19वीं सदी में रोमन लिपि में लिखा जा रहा है, 19वीं सदी में। मेघालय की इन दोनों भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया है, लेकिन ये राज्य की आधिकारिक भाषाएं होने के बावजूद केंद्र स्तर पर उपेक्षित हैं। अब खासी और गारो, गारो लैंड की भी बात होती है, खासी और गारो। अगर सरकार देखे, अगर ये 2 भाषाएं मेघालय की हैं तो क्यों ना इनको, मेघालय वासियों को भी मान सम्मान मिले और इनकी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अगर राज्य स्तर पर शामिल किया जा चुका है, यहाँ लोग प्रोटेस्ट करते हैं आकर, तो मैं इनके समर्थन में हूँ भैया। सरकार जांच कराए और अगर इनका दावा सही पाया जाता है तो जल्दी से जल्दी कर दे, ये भी काम फटाफट करे, या तो यस कहे या नो कहे, बीच में लटका के ना छोड़े।
यस कहेगी तो पता लग जाएगा, नो कहेगी तो बता दे क्या कारण है, क्यों नहीं खासी और गारो को मान्यता दे रहे हैं। उसके बाद है कोकबोरोक। ये त्रिपुरा की आदिवासियों की मूल भाषा है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। वर्तमान में इसके लिए रोमन लिपि की मांग को लेकर छात्र आंदोलन बहुत तेज है, जबकि कुछ वर्ग बंगाली और देवनागरिकी का समर्थन करते हैं। इसकी भी लिपि का थोड़ा सा चक्कर है, लेकिन अगर ये भाषा है, भाषा बोली ये किसी में एक कैटेगरी में आ रही है और ये सब पूरी कर रही है। लिपि की बात होती है तो बहुत सारी भाषाएं ऑलरेडी भारत के संविधान में है जिनकी लिपि एक ही है, फिर भी वो भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो मुझे लगता है कि इनका भी जल्दी जल्दी त्रिपुरा वालों को भी इनका हक और अधिकार, मान सम्मान मिल जाना चाहिए और उनकी भाषा को भी फटाफट एक कमेटी बना के या कुछ बना के जल्दी से निर्णय ले लिया जाए, जिससे कि ये झगड़ा खत्म हो। मीजो, हालांकि मिजोरम की ये मुख्य भाषा है, लेकिन इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार उठती रही है ताकि इसे राष्ट्रीय परीक्षाओं का माध्यम बनाया जा सके। अब देखिए, राजभाषा होने से परीक्षाएं और ये सब चीज़ें बहुत सारी आसानी रहती है, लोगों को आगे बढ़कर अपनी भाषा में ही आगे बढ़ने की कोशिश होती है। और कोई भी देश तरक्की तब करता है, कोई भी व्यक्ति तरक्की तब करता है जब उसकी शिक्षा उसकी मातृभाषा में सहज हो। मैं मानता हूं कि बहुत सारी टेक्निकल शिक्षा है वो मातृभाषा में नहीं हो सकती, लेकिन प्राथमिक शिक्षा तो हो ही सकती है। टेक्निकल शिक्षा जैसे अंग्रेजी में कुछ रिसर्च है तो उसको हम जबरदस्ती हिंदी या उसमें कन्वर्ट करेंगे तो उसका गुड़ का गोबर हो जाएगा। लेकिन जो भाषा, जो इतिहास, जो आम बोलचाल की भाषा है उसको भी तो सहजना है, उसके अंदर भी तो कुछ खासियत होगी, उसे भी तो बचाना है। तो ये तो रहे पूर्वोत्तर की। कुछ छूट गई हो तो आप कमेंट में बता दीजिए कौन सी भाषाएं पूर्वोत्तर में छूट गई हैं। इसके बाद आप आते हैं मध्य भारत में। मध्य भारत में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इनमें जो मांग हो रही है, सबसे पहले गोंडी, जो गोंडवाना, आपको पता ही है, गोंड समाज के लोग लगातार आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और गोंडी भाषा की मांग हो रही है। और गोंड आदिवासियों की वो जाति है, जनजाति है जो सबसे ज़्यादा लगभग मुझे लगता है देश में अगर गोंड समाज के लोग सबसे ज़्यादा होंगे पूरे देश में। मुख्य रूप से ये गोंडी आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और ये कई राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि में फैली हुई है। तो ये मध्य भारत, बीच में भारत में आ जाते हैं। तो गोंड भाषा की जो बात कर रहे हैं, गोंडी भाषा की, उसको भी अगर उसको भी देख ले सरकार, फटाफट निर्णय करे। इसी साल में 2026 में इसका निपटारा करना चाहिए। ये नहीं कि 20 साल से 30 साल से ये पेंडिंग चल रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। एक है कुरुक उराव जनजाति की ये भाषा द्रविड़ परिवार से है। इसकी अपनी लिपि और तोलोंग सिकी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में के लोग इसे बचाने के लिए बड़े पैमाने पर भाषा स्कूल चलाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोग कह रहे हैं कि इसको भी कुरुक को भी शामिल किया जाए। तो ये मध्य भारत की भाषा है। अब आ जाते हैं हम पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में मोस्टली आप उड़ीसा पे चले जाएंगे, वेस्ट बंगाल में चले जाएंगे, पूर्वी भारत कहलाता है। तो हो लैंग्वेज की देखिए, यहाँ कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था हो लैंग्वेज के लिए, और लगातार छत्तीसगढ़ से लोग आए थे, झारखंड से लोग आए थे, माफ़ करिएगा, झारखंड से लोग आए थे। और हो भाषा झारखंड उड़ीसा की हो जनजाति की भाषा है, बहुत सक्रिय है। इसकी लिपि है बारंग छिती। इसका आविष्कार लाको बोदरा ने किया था। हो समुदाय का तर्क है कि उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा ना मिलने के कारण उनका ड्रॉप आउट अधिक है। तो हो भाषा के लिए भी लगातार यहाँ प्रोटेस्ट होता है जंतर मंतर पे, और हम लगातार उनके समर्थन में कि भाई हो को भी राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए। मुंडारी की बात हो रही है। मुंडा जनजाति की इस भाषा का इतिहास बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसकी लिपि मुंडारी बनी है। ये भाषा की एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा है ये। तो इसकी भी जांच कर ली जाए और हमारी विरासत, बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया जाता है आदिवासियों में, उनके लिए। और स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने, लोग कहते हैं बिरसा मुंडा ने कितना संघर्ष किया अपनी मान सम्मान, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, तो उनको इतना सम्मान दिया है सरकार ने, तो उनकी भाषा को क्यों नहीं सम्मान दे रही। तो इसके बाद है संथाली। ये सफल उदाहरण है। बस संथाली को 2008वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अच्छा, संथाली को तो शामिल कर लिया, माफ़ करिएगा, ठीक है। तो संथाली की तो बात होगी, मुंडारी और हो रह गई हैं। इसके बाद है पश्चिम भारत की भाषा। पश्चिम भारत में मोस्टली महाराष्ट्र आता है, गुजरात आता है। तो भीली, ये भीली भाषा है पश्चिम भारत में। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भीली भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली गैर अनुसूचित
भाषा है। करोड़ों की आबादी होने के बावजूद इसे संवैधानिक दर्जा ना मिलना आदिवासियों के बीच एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। भील समुदाय इसे भील प्रदेश की मांग के साथ जोड़कर देखता है। मैं प्रदेश की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम भाषा की मान्यता तो मिलनी चाहिए। दक्षिण भारत में जो भाषाएं हैं वो तुलु, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र में बोली जाने वाली तुलु भाषा का इतिहास 2000 साल पुराना है। इसकी अपनी लिपि तिंगलारी है। तुलु भाषियों का कहना है कि उनकी भाषा को समृद्ध सिनेमा और साहित्य है, फिर भी सरकार इसे मान्यता नहीं दे रही है। तो तुलु भाषा को क्यों नहीं मान्यता दी जा रही है? कोडवा भाषा है एक, ये कुर्ग कर्नाटक के योद्धा समुदाय की भाषा है, अपनी विशिष्टता खो रही है, जिसे बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर आंदोलन जारी है। तो ये तो हो गई कर्नाटक यानी दक्षिण भारत की। हमने पूर्वोत्तर की बात की, हमने पूरब की बात की, हमने दक्षिण की बात की, हमने पश्चिम की भी बात कर ली, और हम अब उत्तर की बात करेंगे। उत्तर में हमारी लद्दाख में भाषा है, उसको भी हमें शामिल करना चाहिए। और बहुत सारी भाषाएं हैं जो उत्तर भारत यानी हिमालय का क्षेत्र, ये लद्दाख आ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है। इस क्षेत्र में भी जो भाषाएं हैं, अगर आप उनको जज कर लीजिए, लद्दाख के अंदर भी बहुत मांग उठ रही है। तो अगर वो भाषाओं की जो सरकार ने क्राइटेरिया बना रखा है उसे फुलफिल करती है, सरकार मानती भी है, हाँ, लेकिन वो सिर्फ पेंडिंग बस्ते में डाल दिया गया। लद्दाख में अभी कितना बड़ा आंदोलन हुआ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए। इसमें सोनम वांगचुक को अभी हिंसा होने के बाद वो जेल में भी हैं। तो ये सरकार देखे कि भाई लोग चाहते क्या हैं। आप धीरे धीरे लोगों को, अगर देश में सबको सबका अधिकार समर्थन मिलेगा तो फिर आंदोलन होगा ही नहीं, और जब आंदोलन नहीं होगा तो चहुमुखी विकास होगा। आधी ऊर्जा तो हमारी इसी में चली जाती है, आंदोलन करने में, लड़ने झगड़ने में। ये ऊर्जा, जितनी ऊर्जा इसे रोकने में लग जाती है, इतनी ऊर्जा अगर हम अपनी संस्कृति को बचाने में, विरासत को संभालने में और लोगों को की मांगों को स्वीकार कर जायज मांगों को स्वीकार कर उससे आगे बढ़ा जाए तो भारत में बहुत सारा भारत और मजबूत होगा, संवैधानिक रूप से भी मजबूत होगा। भारत बंधा हुआ एक राष्ट्र है, मैंने बता ही दिया। राष्ट्र और देश में फर्क इतना ही होता है, देश पॉलिटिकल एंटिटी है और राष्ट्र आत्मा होती है। आत्मा यानी सोचते कैसे हो आप, वो राष्ट्र होता है। भाषा के अंदर भाषा के आंदोलन को मैं लगातार समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं इस देश में राज्य भाषा जो 22 हैं वो बढ़कर 30 हो जाएं, 40 हो जाएं, जितनी भी राज्य भाषाएं हैं। एक भी राज्य भाषा जो भाषा की क्राइटेरिया को पूरा करती है वो हमारे संविधान की नज़र से बचनी नहीं चाहिए। अगर कोई मांग भी नहीं करता, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, कोई मांग भी नहीं करता और ऐसी भाषा है तो चाहे एक ही आदमी द्वारा बोली जा रही हो और वो भाषा का क्राइटेरिया पूरा कर रही है तो उसे उठाकर अपने संविधान में शामिल करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि जब तक अंतिम पायदान पर बैठे हुए इंसान को संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से, देश में सार्वभौमिक रूप से सम्मिलित नहीं किया जाएगा, देश की आत्मा में सम्मिलित किया नहीं जाएगा, जब तक राष्ट्र के रूप में तो भारत है लेकिन देश के रूप में भारत को भारत कहना कमजोर कहना हो जाएगा। क्योंकि राष्ट्र भारत है, भारत था, भारत है, भारत रहेगा। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से आपको भारत को मजबूत बनाना है तो इन सब भाषाओं को, जो भाषा का दर्जा पूरा करती हैं, इनको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर राजभाषा का दर्जा देकर, इसका विकास कर इसको प्रोटेक्ट कर इसको सम्मान देकर हम अपने देश को आगे ले जाएंगे। आपको क्या लगता है? आप जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ये आदिवासी हो आप तो आपका ये जिम्मेवारी बनती है कि जो मैं भी दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप मुझे करेक्ट करिए, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, मैं आगे करेक्ट कर लूँगा अपने आप को, क्योंकि ऐसा नहीं मैं सब चीज़ का ज्ञाता तो हूँ नहीं, कहीं गलती कर सकता हूँ। तो सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। भारत इसी सोच से चलता है कि हम हमेशा सुधारवादी सोच पे रहते हैं। हमने धर्मों में सुधार किया, हमने संप्रदायों में सुधार किया, हमने जातियों में सुधार किया। हम लगातार अपने आप को बदलते जा रहे हैं और उस बदलाव का मुख्य काम यह है कि हम विकास करें, और ऐसा विकास जिसमें प्रकृति भी बचे, देश बचे, लोग बचे और हमारी साख बचे। जो हमारी साख है ना, सर्वधर्म संभाव, हमारी जो साख है ना, को एग्जिस्टेंस, हमारी जो साख है ना, मध्य मार्ग, हमारी जो साख है ना, मिलकर रहने की साख, और हम पूरी दुनिया को भारत विश्वगुरु बने, क्योंकि हम विश्वगुरु हैं। हमारा राष्ट्र दिखाता है कि हम कैसे मिलकर रह सकते हैं। लोग लड़ाने के लिए आते हैं, लोग कहते हैं तुम तो अलग हो। चाइना वाले उठ के कहते थे तुम तो कभी एक नहीं थे, तुम तो अलग हो, तुम्हारी भाषा। अंग्रेज आए, उन्होंने भी कह दिया तुम तो अलग हो, तुम द्रविड़ हो, तुम आर्य हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका हो। लेकिन हम भारतीय हैं, ये सबको पता है
क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी भारत है, मेरे अंदर भी भारत है, और ये भारत तब पूरा भारत होगा पॉलिटिकल रूप से जब हमारे संविधान में पूरे भारत को जगह मिलेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।